फोटो लिया जा दोस्तों, हमारे साथ हैं राहुल बंसल जी, जो इस बार यूपीएससी 2021 बैच के हैं और इस बार इन्होंने 251 रैंक लाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सर मैथ्स ऑप्शनल से हैं और ये इनका 5th अटेम्प्ट था। काफ़ी स्ट्रगल रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी सर ऑलरेडी जॉब कर रहे थे और उसी के दौरान इन्होंने प्रिपरेशन की और आज सर इस पोजीशन पे हैं। एक और बात, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कसमें खाते हैं कि जब तक मैं आईएएस नहीं बनूंगा, आईपीएस नहीं बनूंगा, तब तक शादी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सर ऑलरेडी शादीशुदा हैं, यानी जॉब करते हुए, मैरिड लाइफ होते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए साथियों, सर ने मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगा ओवरऑल स्ट्रेटेजी, अब तक की जो अचीवमेंट रही है, इनकी इस कामयाबी में किन किन का सपोर्ट है। राहुल जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक बहुत अच्छी कामयाबी आपको हासिल हुई है। मुझे पता है सर, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा, काफ़ी मेहनत रही होगी, कंसिस्टेंट रहे होंगे, बहुत सारी बॉटलनेक्स, ऑब्स्टिकल्स आई होगी, लेकिन उन सभी चीज़ों को निकालते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। आपको पता था कि रिजल्ट आने वाली है, तो क्या था उस टाइम घर का माहौल और आपकी वाइफ, बच्चे और आप सब लोग कहाँ पे थे जब रिजल्ट आया? तो किस तरह का माहौल हुआ, से ये सारी चीज़ बताइए। जब रिजल्ट आया तो मैं अपने ऑफिस में था कल। अच्छा, ऑफिस में थे। मैं ऑफिस में स्टेयर से नीचे जा रहा था कुछ काम से। अच्छा, तो स्टेयर से मैंने चेक किया था। मतलब जब आप ऑफिस से नीचे जा रहे थे तो मोबाइल पे आप चेक कर रहा था मैं। तो फिर किसी ने, पता नहीं क्या होगा, देखे यार, मैंने अपना नाम भी नीचे से चेक किया। मेरे लग रही था, उम्मीद नहीं लग रही मेरे को, मैं नीचे से चेक करता हूँ। नहीं, तो जब नीचे भी दिखाई नहीं दिया मुझे काफी टाइम, तो फिर टेंशन हो गया, मतलब गया। तो जब रैंक पता चली तो आधा एक घंटा तो एब्जॉर्ब करने में लग गया कि क्या सही में मैं हूँ कि नहीं। अरे वाह, क्योंकि 2 राहुल बंसल थे इस बार। अच्छा, राहुल बंसल 2 थे, तो आपने रोल नंबर से वो देखा होगा, राइट? हाँ, रोल नंबर से फिर मैंने कंफर्म किया। तो फिर जब बाकियों ने आके बोला कि यार तेरा हो गया है, जब अच्छा, किसी और ने भी कॉल किया होगा, बधाई दी होगी? मेरे दोस्त थे मनदीप वगैरह, बहुत सारे कॉल्स आए, मतलब। तो जो मेरे खास है नरेंद्र जी, मतलब ऑफिस में उनका बहुत बड़ा एक योगदान है इस चीज़ में, नरेंद्र अंकल का। तो उन्होंने आके बोला कि बेटा जी आपका हो गया है, 251 रैंक है। तो फिर आधा एक घंटा तो एब्जॉर्ब करने में लग गया मुझे। फिर जब फ़ोन कॉल्स वगैरह आई तो फिर थोड़ी देर बाद मैं सबसे मिलके ऑफिस में रिलैक्स हो गया, फिर कंफर्म हो गया। हाँ, फिर मैं घर आ गया अपने, आ जाऊँ। सो ये जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब आपको लगा था ट्रिगर पॉइंट, जब आपको लगा हो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए और यूपीएससी के लिए आगे बढ़ना चाहिए? तो ये कब हुआ था आपके साथ ट्रिगर पॉइंट? जब मैं जीएस एसोसिएट्स में था, डेटा एनालिस्ट फॉर 17 मंथ्स, बिजनेस टेक्नोलॉजी एसोसिएट वाली पोस्ट थी वो। तो वहाँ पे एक दिन मेरे मामा के लड़के भैया आए हुए थे, बड़े भैया। तो उन्होंने कहा था कि आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर लो एक बार। अच्छा। क्योंकि कोई घर में है भी नहीं, दूर दूर तो कोई घर में हमारे यहाँ सरकारी जॉब में नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सारे बिजनेस में थे या फिर प्राइवेट फर्म्स वगैरह में है। तो उन्होंने बोला कि अब यूपीएससी ट्राई कर लो। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के यूपीएससी का ट्राई किया था। अच्छा, तो मतलब आपको लोगों ने कहा, फिर एक अंदर से इंटरेस्ट भी आई होगी, राइट सर? उसके बाद इंटरेस्ट ऐसे आया था कि जो ये इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनमें इंटरेस्ट भी था मेरा। ऑल्दो मैंने पढ़ा नहीं 11th-12th कॉलेज में ये, लेकिन इंटरेस्ट था मेरा इसमें। तो फिर मुझे लगा शायद कर सकते हैं, तो मैंने अटेम्प्ट फिर दिया। तो मुझे लगा कि हाँ कर सकते हैं। पहले पेपर में कुछ आपने सवाल किए होगा, आपको लगा कि हाँ, मैं इतना मुश्किल लग नहीं रही, तो मैंने ट्राई कर लेते हैं इसको। फिर आपने उसको ट्राई किया। सर, ये जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है या फिर मॉक इंटरव्यू, इन दोनों की अगर बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है एस्पिरेंट के लिए? देखिए, मॉक टेस्ट प्रीलिम्स वगैरह के तो मैं बताऊं तो पेड टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आजकल कम से कम 10-15 सिविल इंस्टीट्यूट्स अगर खुल गए हैं ट्रेनिंग के, मतलब ये कोचिंग वगैरह के, तो हर इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 2 फ्री मॉक टेस्ट करवाता है। अच्छा, ठीक है। और वो ऑल इंडिया रैंक भी देते हैं आपको, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो आप एक काम ये करिए, हर इंस्टीट्यूट के 2-2 पेपर करते जाइए, तो 14-15 पेपर आपके फ्री वैसी टेस्ट सीरीज बन गई है। और आपको ये भी पता चल जाएगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कितने हैं। तो और मॉक का एक चीज़ मैं बताऊंगा, मॉक के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसकी वजह ये है कि मॉक
एक तो क्वेश्चंस कभी भी आपके वैसे नहीं बना पाएंगे जो यूपीएससी बनाता है। करेक्ट, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा यूपीएससी जो ये क्वेश्चंस बनाते हैं वो बनाने वाले कौन है? मेरे जैसे लोग ही हैं जो 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तीसरे अटेम्प्ट दे चुके हैं। बिल्कुल। जब मुझे ही नहीं पता कि अगले अटेम्प्ट में क्या आने वाला तो मैं क्वेश्चन कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, तो मॉक टेस्ट के को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। 40 नंबर आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं। मैंने 40 वाले को भी पास होते देखा और 140 आने वाले मॉक टेस्ट में फेल होते देखा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मॉक टेस्ट में आपने दिया, आपके अच्छे नहीं गए, तो आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो जाता है, तो एक नेगेटिविटी होती है इसमें। सो मॉक टेस्ट ठीक है, बट ये है कि डिपेंडेंट नहीं रहना है मॉक टेस्ट के। मेरा एक मॉक टेस्ट में 13 नंबर भी थे। अच्छा। और उसमें मेरे प्रीलिम्स में 117 118 आए थे, असली वाले में, मतलब रियल वाले में। तो कुछ नहीं रखा है इनमें मॉक टेस्ट में। बस ये है कि हाँ, आपका रिटेंशन पावर कितनी है ये चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बस सर, ये 5th अटेम्प्ट था आपका, यहाँ तक पहुँचे, लंबी जर्नी थी, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने अपनी गलतियों से, कुछ ऐसे सिली मिस्टेक जो आपको नहीं करने चाहिए थे, और आपको लग रहा होगा कि शायद वो सारी चीज़ें अगर हम नहीं करते तो शायद 5th अटेम्प्ट नहीं, 3rd अटेम्प्ट नहीं आप निकाले। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कुछ ऐसी आपकी तरफ से? पहली मैं ये कहूँगा कि मैंने बिल्कुल सोलो ट्रैवल किया था। मतलब मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, तो खास दोस्त वगैरह दूर के हैं कुछ जानकार, बट उनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं है, तो बिल्कुल सोलो ट्रैवल किया। सो यू वाज न्यू इन दिस फील्ड? बिल्कुल कंप्लीट, क्योंकि ना तो फैमिली बैकग्राउंड था और ना मेरे जितने भी दोस्त हैं जो मेरे खास हैं फैमिली, वो सारे के सारे प्राइवेट फर्म्स में हैं या बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा। तो बिल्कुल सोलो ट्रैवल किया। तो जो गलतियाँ जैसे मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में की थी मेंस में, कि मैं ना कंटेंट रेडी कर रहा हूँ ना आंसर राइटिंग रेडी कर रहा हूँ, तो अगर कोई मुझे बताने वाला होता तो शायद तीसरे अटेम्प्ट में ही काम हो जाता। बिल्कुल। तो पीयर रिव्यू जरूर रखिए, लेकिन 1 या 2, ज़्यादा नहीं। मतलब इतना ग्रुप भी मत बनाइए कि उसी में लगे रहें, ग्रुप में लगे रहें। तो एक बंदा होना चाहिए साथ में। दूसरा, मेहनत तो कम नहीं कर सकते। मतलब मैं जैसे बताया जाए, हताशा निराशा सभी को होती है, खासकर जब इंटरव्यू पहुंच के जब बंदा बाहर निकलता है ना, तो उस टाइम तो आदमी को ये लगता है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। लेकिन उस टाइम आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हो। करेक्ट। 2-4 नंबर इधर उधर और आप हो गए क्लियर। तो उस टाइम बस ये है कि 2 घंटा और, बस यही है, मेहनत थोड़ी मेहनत और आप क्लियर कर लोगे। और तीसरा, कुछ भी प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए कि ये मेरा हो जाएगा, ये मैं कर लूँगा। करना है, करना है, वो हो नहीं जाएगा, वो करना है। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, इस बार मेरा ऑप्शनल का ही लीजिए आप। तो ऑप्शनल में एक चैप्टर है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो बहुत आसान चैप्टर है और मैं 25 नंबर का गलत करके आया हूँ। तो वो 25 नंबर मेरे आ जाते तो सीधा रैंक टॉप 50 में पहुँचता मेरा। Oh my God। तो वो इसलिए छोड़ा कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा। तो जब वहाँ पे मैंने कैलकुलेटर चलाया, मैथ्स में मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है हमारे पास मैथ्स के पेपर में, तो मुझे चलाना ही नहीं आया क्योंकि मैं कभी चलाया ही नहीं था। कैलकुलेटर अलाउड है क्या? मैथ्स के पेपर में अलाउड है साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा। तो वहाँ मुझे चलाना ही नहीं, मुझे कैलकुलेटर चलाना नहीं आया, तो कैलकुलेटर ना चलाने की वजह से मैं 25 नंबर खो दी मैंने। शिट, यहाँ तो एक नंबर पे रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो एक चीज़, कुछ भी अगर आपको लगता है कि वो पेपर में होगी तो आप उसे एक बार जरूर ट्राई कर लें घर पे। सोचिए मत कि मैं कर लूंगा, ये मत। 25 नंबर मैंने यहाँ खोए हैं। ओहो, 25 नंबर बहुत होता है सर। तो मेरा ऑप्शनल पेपर 2 में नहीं तो 180 लगते, वन ऑफ द हाईएस्ट। बहुत बढ़िया सर। ये तो मिस्टेक्स हुए, कुछ ऐसी टिप्स आपकी तरफ से जो स्टूडेंट को अवेल करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन में, आपको काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में, तो कुछ आप अपनी तरफ से टिप्स बता दीजिए कि 2-3 पॉइंट्स ऐसे जिसका ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। पहला तो यार, जैसे मैं बताया, मेहनत में कमी नहीं हुई। मतलब मेहनत कमी हुई, बाहर हो गए, सीधी सी बात है। करेक्ट। मेहनत में कोई कमी। दूसरा, स्मार्ट, मतलब गधा मजदूरी नहीं करनी। मैंने ये बहुत सारे देखा कि हाँ, बहुत सारी फालतू की मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, करंट मैगजीन्स, मैंने देखा है लोगों को। अच्छा। वो मैगजीन्स जो होती हैं एसएससी के पेपर में या स्टेट लेवल के पेपर में, वहाँ काम आती है, तो वो चीज़ पढ़िए जो पूछी जा रही है। तीसरा, किसी भी सब्जेक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें पीएचडी कर लूँ, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सब्जेक्ट से 5% ही आएगा या 10% आएगा, बाकी तो बाकी सब्जेक्ट से आ रहा है। तो सब पे एक फोकस रखिए। वो फोकस आप रखेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि जितना डाइवर्स कर सकेंगे अपने आप को, मतलब तैयारी को, बिल्कुल। लेकिन डाइवर्स करने के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्स कर लें। रिसोर्सेज बिल्कुल रहने चाहिए लीन, और नॉलेज होनी चाहिए डाइवर्स। तो ये बहुत जरूरी है। तो मतलब सब कुछ कवर कीजिए। सर, आपने हार्ड वर्क 3-4 बार बोला। ऑब्वियसली बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता है,
लेकिन यूपीएससी में खासकर बहुत एस्पिरेंट सक्सेसफुल मतलब टॉपर से भी मैंने सुना है कि हार्ड वर्क प्लस लक ये भी होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? लक क्या लक तो मैं कहूँगा कि अगर जितना हार्ड वर्क होगा ना, लक उतना कम पास आता जाएगा। हाँ, लक प्लस हार्डवर्क एक कांस्टेंट है। तो जितना हार्डवर्क को खींचोगे तो लक उतना ही कम होता है। और ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी नहीं लिखे, अल्लाह के भरोसे रहे कि मेरा लक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा आपको। करोगे तो जाके लक फैक्टर में आएगा। मेहनत नहीं करोगे तो लक तो फिर क्या ही है। वो कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करे। तो लक तो अपनी जगह पे दोस्तों, लेकिन हार्डवर्क तो आपको करना ही है। सर लास्ट क्वेश्चन पहला वो ये है कि 5 जून को होने वाले प्रीलिम्स, हाँ जी, और आप जानते हैं यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स जो पहला पड़ाव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसको आप कैसे देखते हैं, और आने वाले जो अब इस बार एस्पिरेंट दे रहे हैं 5 उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी तरफ से? देखिए, प्रीलिम्स तो इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया है कि मतलब उस पे तो स्ट्रेटजी बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब 30 से 35 क्वेश्चन तो वो आ रहे हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं rather than आपकी नॉलेज पे। तो प्रीलिम्स के लिए मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। पहला, स्टैटिक पार्ट पे फोकस करना, करंट पे फोकस इतना नहीं करना। अच्छा, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे स्टैटिक पढ़िए, क्योंकि आप ये देखिए 100 क्वेश्चंस हैं, 50 आपके स्टैटिक से आएंगे, 50 आपके करंट से आएंगे। अब 50 करंट से क्या आएंगे वो तो आपको नहीं पता, वो तो बिल्कुल रैंडम आ रहे हैं आजकल। लेकिन जो स्टैटिक से आ रहे हैं वो तो आपकी किताब से ही आ रहे हैं। हाँ, वो तो आपको पता है। तो जो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ स्टैटिक पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टैटिक पार्ट ये होना चाहिए यार, ये उस पे कमांड होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन मेरे हैं, वो एक भी ना निकले। हाँ, वो 50 क्वेश्चन मेरे हैं, बहुत बढ़िया। बाकी जो 50 करंट है इसमें से 15 निकाल लूँ, 20 निकाल लूँ, जितने निकाल लूँ वो उतना बढ़िया है। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि आजकल बहुत सारे टॉपर्स ये बोल देंगे हमने 85 अटेम्प्ट किए, 90 अटेम्प्ट किए। मैंने प्री में 73 अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, उसमें मेरे 58 to 60 ठीक थे। मार्क्स मैंने चेक किए, शायद 101 कुछ हैं मेरे एग्जैक्टली। कुछ क्वेश्चंस भी कम होते हैं हर साल, मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। तो मैं क्या कह रहा था कि अटेम्प्ट्स 2 चीज़ें अटेम्प्ट होती हैं। पहला, जिसमें आप 100% श्योर हैं, वो तो आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, जिसमें आप 50% श्योर है, क्योंकि 50% श्योर में 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप ठीक होंगे या गलत होंगे। लेकिन जहां पर भी आप 3 या 4 में श्योर नहीं है, वो आपको छोड़ना है। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब ये नहीं सोच के जाना कि मुझे 85 करने हैं क्योंकि मेरे साथ वाले ने 85 करे थे। हो सकता है उसकी बेटर नॉलेज हो सकता है वो तुक्के के खेल में चला गया। वो ही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आता है या आपको 50% श्योर है कि यार इन दोनों में से ही होगा। करेक्ट। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था 2015 या 16 में, अब तो याद भी नहीं मेरे को। 15 या 16 में दिया था। वो तो नो सीखे अटेम्प्ट था, मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था मेरे को कि कैसे आईएएस क्या है। तो उनको फ़र्क भी नहीं पता कि आईएएस और आईआरएस में फ़र्क क्या है। तो बस वो दे दिया था। और मैंने ये सोच के दिया था कि शायद CSET उस टाइम क्वालिफाइंग नहीं है। तो उससे शायद 1-2 साल पहले ही मतलब CSET के मार्क्स जुड़ रहे थे उस टाइम। तो क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैंने सोचा दे देते हैं एक बार, मेंस लिख के देखते हैं क्या होता है। अच्छा। तो जब पता चला कि CSET क्वालिफाइंग है तो फिर प्री में मेरे 23-24 नंबर थे। तो वो तो मेरा वैसे ही अटेम्प्ट मैंने ख़राब कर लिया, मैं कहूँगा। अच्छा। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने नेक्स्ट ईयर दिया, उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया। लेकिन मेंस की मेरे पास स्ट्रेटजी पूरी नहीं थी, ना मेरे पास कंटेंट था और ना मेरे पास आंसर राइटिंग स्किल्स थी। तो उसमें मेरा काफ़ी ख़राब मार्क्स। तो मतलब उस दौरान आपने प्रीलिम्स में दोनों की तैयारी नहीं की, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया था क्या उस वक्त? बिल्कुल। अच्छा, ये एक गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। हाँ। उसके बाद सर? उसके बाद फिर जब मैंने ज्वाइन कर लिया मिनिस्ट्री में, उसी साल मैंने अपना 3रा अटेम्प्ट दिया। और उस साल मेरा प्री भी क्लियर हो गया। मेंस इंटरव्यू दिया था मैंने उस साल। लेकिन उस साल दिक्कत ये थी कि मेरा मेंस के जो जीएस के नंबर थे वो थोड़े काफ़ी ख़राब थे। ओहो। तो उसमें कंटेंट कम था, आंसर राइटिंग ठीक थी, कंटेंट कम था। तो मेरे कुछ 390 के आसपास रही थी जीएस में। और फाइनल सिलेक्शन से मैं 17-18 मार्क्स था जो कम रह गया। चौथे अटेम्प्ट मैंने जब दिया, जब तीसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट आने वाला था। अच्छा जी। तो अगले साल का प्री उसके साथ में हो जाता है, जैसे इस साल 5 तारीख को ही पढ़ रहा है। तो तैयारी नहीं थी मेरी प्री की, तो प्री ही रह गया था उस साल। तो इस बार कुछ तो अलग किया होगा सर, कुछ तो मतलब डिफरेंट किया होगा जो यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सर इस बार कम सीट थी और बहुत मतलब पैन लेवल पे बहुत टफेस्ट कंपटीशन था। तो इस बार क्या किया आपने सर? सीट्स
की तो मैं इतनी कभी टेंशन लेता नहीं हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी अच्छी सर्विस चाहिए तो टॉप 250 में रैंक लाना है, 300 कह लीजिए, 300 में रैंक लाना है। सीट 800 900 हो, जितनी मर्जी हो, रैंक टॉप 300 में लानी है अगर ग्रुप ए सर्विस चाहिए तो। प्रिपरेशन के हिसाब से बताऊँ मैं आपको तो 2 चीज़ें मैंने थोड़ी अलग करी थी इस बार। प्री के लिए मैंने कभी भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर कभी पढ़ा नहीं था। अच्छा। तो वो इस साल मैंने थोड़ा एग्जॉस्टिवली कवर किया, उसका बेनिफिट मुझे मेंस में भी मिला है। सेकेंडली मेंस से मैंने ये चेंज किया कि मैं हमेशा करंट अफेयर पढ़ के जा रहा था, और मैंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ करंट अफेयर के बेस पे आप जीएस का पेपर नहीं निकाल सकते। करेक्ट। स्टैटिक पार्ट तो आपको चाहिए चाहिए, स्पेशली जीएस 1 और जीएस 4 में। तो वहाँ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा था इस बार, और कंटेंट वाइज थोड़ा अच्छा था, बेटर था इस बार। अब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और वर्किंग भी है, जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जॉब कर रहे हैं साथ में यूपीएससी, तो ये वो डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम बहुत मतलब चाहिए इस चीज़ के लिए। तो हाउ यू आर मैनेजिंग बोथ द थिंग्स, जॉब करते हुए प्रिपरेशन करना, फैमिली देखना, बच्चे, परिवार, सारी चीज़ें कैसे की आपने, मतलब ये जानना चाहता हूँ। जॉब तो क्योंकि मेरी 4.5 साल से है, तो मेरा तीसरा, चौथा और 5वां अटैम्प्ट तो मेरा जॉब के साथ ही था। तीसरे अटैम्प्ट में थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद उसी साल निकल जाता। ओके। चौथा अटैम्प्ट तो खैर वो तो मैंने बताया, जैसे इंटरव्यू का स्टेज की में इतनी एंजाइटी हो जाती है कि आपने प्रीलिम्स का पढ़ा नहीं, तो चौथा खराब हो गया था। अब मैनेज करने का इस बार थोड़ा डिफरेंट, मैंने बताया कि शादी हो गई थी मेरी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था इस बार 5वां अटैम्प्ट। तो उसको मैनेज करने का तरीका यही था कि जैसे जब मैं ऑफिस आ रहा होता हूँ तो मेट्रो में 1 घंटा, तो पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह आपके पास है। फिर जब लंच का टाइम होता है तो आप 1.5 से 2 घंटा, मैं लंच नहीं करता था। अच्छा। तो मैं लंच अवॉइड करता था, सुबह खाना खा के जाओ, रात को आके खाओ। तो उस लंच टाइम आधे घंटे, 1 घंटे जो भी होते थे उसको यूज़ करते थे अपने स्टडी में। तो 1.5-2 घंटा वो निकाल लिया, लंच का टाइम निकाल लिया। फिर जब ऑफिस से निकल गए, सारे ऑफिसर्स निकल गए, तो आधा घंटा एक्स्ट्रा वहाँ बैठ गया। अच्छा। फिर घर आए तो मेट्रो में फिर 1 घंटा आने का, और फिर जब घर पे आ गए हो तो 1 घंटा रात को तब निकाल लिया। सो मोबाइल में लेक्चर्स और पीडीएफ ये सारी चीज़ें मोबाइल से ही करते थे? मोबाइल बहुत बड़ा सोर्स था, मतलब अगर मोबाइल निकाल देंगे तो शायद मेरी प्रिपरेशन का 70% हिस्सा खत्म हो जाएगा। सो ये त्याग होता है, इतनी मेहनत मतलब आपको भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, और ये कंपटीशन बहुत टफ है। इस बार जो रिजल्ट, जो आपकी रैंक आई है 251, बहुत अच्छी रैंक है सर, और आपको इस बार कैसा लग रहा था रिजल्ट के बारे में? आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी थी? आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस निकला, उसके बाद इंटरव्यू में गए, उसके बाद फाइनली आपने आपको मेज़र तो किया हुआ कि रिजल्ट क्या हो सकता है, तो आपने कैसे मेज़र किया, और जो रिजल्ट आने के बाद क्या आपका रिएक्शन था? प्रीलिम्स तो मैंने फिर जब आके कीज मिलाई थी तो 105 से 110 बन रहे थे, डिफरेंट कीज थे, और जिस तरह पेपर का लेवल में पता चल रहा था कि कट ऑफ 90-95 के आसपास रहेगी, शायद 88 रही है इस बार, 86 मुझे अंदाज़ा नहीं है सीधा। तो ये था कि 90 से 95 से ऊपर तो नहीं जाएगी, और स्कोर के 105 से 110 बन रहा है, तो टेंशन फ्री था मैं प्री केस में। तो मेंस में ये था कि पेपर अच्छे गए थे, तो ये था कि इंटरव्यू की कॉल तो आ जाएगी। अच्छा। लेकिन कॉल के बाद मुझे लग रहा था कि क्या होगा हाँ कि वो क्लियर होगा नहीं होगा, तो मुझे लग रहा था शायद फाइनल पीडीएफ में नाम नहीं लग रहा था मुझे अपना। और जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए मेरे मेंस में 804 है, जो शायद टॉप 100 के बहुत सारे कैंडिडेट से ज़्यादा है मेरे। सो मैथ्स क्यों आपने ऑप्शनल रखा था? मैथ्स में मैं शुरुआत से एकेडमिकली स्ट्रांग रहा था। अच्छा। तो जहाँ भी मुझे ऑप्शनल दिखता है मैथ्स का, तो मैं मैथ्स ऑप्शन ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि एक क्या बोल सकते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है मेरी मैथमेटिक्स की तरफ। तो मैथमेटिक्स का ऑप्शन इसमें मैंने चुना, और मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं मैथ्स में। इस पर मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, तब भी मेरा 280 लग गया, जो शायद बाकी ऑप्शन वाले अच्छा जाने के बाद भी 280 नहीं ला पाते। ये बात है, ये तो है। तो मेरा जैसे पेपर 1 में 40 या 50 मार्क्स का छूट गया था, तो आप ये कह सकते हैं कि शायद 40 मार्क्स तो मैं छोड़ के भी आ गया हूँ पेपर में, जो मुझे आता था। तो 310-320 से पूरा करते तो और भी अच्छा हो जाता है। 310-320 लग जाते हैं मेरे आराम से। तो मैथ्स का यही है कि अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं, तो एवरेज पेपर भी आपको 260 से 280 दे सकता आ जाएगा। करेक्ट सर। स्पेसिफिक कोई बुक्स वगैरह मैथ्स ऑप्शनल के लिए, मतलब मैथ्स की बुक लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उसको बता पाना तो सही, मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको बता सकता हूँ मेरी मैथ्स की बुक लिस्ट। सर की बुक लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूँगा दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड है मैथ्स ऑप्शनल को लेके तो वहाँ से देख सकते हैं।
मतलब सर रियली अप्रिशिएट, और मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आपने ऐसा बता दिया है एस्पिरेंट को कि आपकी इस सजेशन से काफ़ी उनको हेल्प होगा। सर मैं एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी IFS IRS जो भी मिले इस रैंक में, उस पर बहुत ही निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और इस देश और ये अपने समाज का, घर का, गांव का सबका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच राहुल बंसल जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।